अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? ठीक है, बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पता है क्या, एकदम से गर्मी में जरा शिद्दत आ गई है ना? यस, एंड आई वांटेड टू से दैट स्पेशली कल रात तो और लाहौर में भी मेरी रिश्तेदारों से कुछ बात हुई। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। उन्होंने कहा जी गर्मी लाहौर में भी सितंबर को सितमगर ऐसे ही नहीं कहा जाता था। सितमगर, हाँ, ये कहा जाता था क्योंकि सितंबर में बहुत गर्मी पड़ती थी और बहुत ही वाहियात किस्म की गर्मी पड़ती थी, मतलब हब्स और गर्मी और चिपचिपा मौसम होता था। हफ्ता 10 दिन पहले मौसम हमारा अच्छा था, हवाएं भी चल जाएं तो इट्स वेरी नाइस एंड आल्सो आई convinced my family in Lahore to come to me in Karachi, and now they are coming. Now they are coming. No, they are booked. They are coming, and I'm like, okay, मौसम तो बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन I hope they are not watching and they won't know. वरना यही होने वाला है, बहुत गर्मी है। अच्छा, एक और बात हुई है और वो हुआ ये कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया भाई। अब स्क्वाड में कौन कौन शामिल है ये अब आप बताएं। बिल्कुल, स्क्वाड में जी कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी समेत आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, ये सारे शामिल हैं। हुरैरा, मीर हमजा, हुरैरा आपको पता है ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं चैंपियंस कप में। अब हुआ ये है कि हेड कोच जेसन गिलिप्सी की तजवीज़ पर मुंतखब जो खिलाड़ी हैं ये चैंपियंस कप से दस्तबरदार हो रहे हैं, मतलब दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा 7 अक्टूबर से। सो हमने जहाँ बहुत इनकरेज किया कि चलिए कुछ हो रहा है, वहाँ इसकी टाइमिंग, इसकी अरेंजमेंट, इस सब पे बहुत सारे सवालात थे कि ये इस वक्त में हो रहा है जब अगली हमारी टेस्ट सीरीज़ है। फिर ये भी बात होगी कि वो अगर सारे निकल जाएंगे तो चैंपियंस कप में क्या दिलचस्पी बचेगी लोगों की? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाउएवर भी उनको निकाल लेना होगा कि अभी कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। ऑब्वियसली इतना मेजर ये बाकी जो सीरीज है इंग्लैंड के साथ वो बहुत मेजर है, बट आपके सवाल बिल्कुल वैलिड है और आगे जाके हम इस पे जरा मजीद बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर है। हाँ, पाकिस्तान के अशरत इकबाल हैं, इन्होंने वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, फाइनल तक पहुंच गए हैं। जबरदस्त बात है। और आपको बाय द वे ये वर्ल्ड 6 इसको कहते हैं। अशरत इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन को माइकल जॉर्जियो माइकल जॉर्जियो आप जानते हैं उनको उनको अपसेट कर दिया बिकॉज ही वाज क्वाइट अ फेवरेट। और अशरत ने हरीफ को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से मात दी है। और उसके बाद सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मलकीत सिंह, ये मैंने देखो खुद ही मुझे पता था, उनसे हुआ, जिसमें अशरत इकबाल ने अपने रिवायती हरीफ को 1 फ्रेम भी जीतने का मौका नहीं दिया। एंड देन बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम पर मुश्तमिल सेमीफाइनल में अशरत इकबाल ने 6-0 से फतह समेटकर फाइनल के लिए फिर क्वालिफाई किया है। अब उनका मुकाबला होगा भारत के कमल चावला से और फाइनल होगा आज। टुडे विल बी द फाइनल, तो लिहाजा बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड आल्सो इंशाल्लाह ये जीतेंगे और हम कल सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। हमें बहुत शौक है ना जश्न मनाने का, तो विल डू दैट। अच्छा जी, उधर क्या हो रहा है आपको पता ही है, हमारे यहाँ कुछ कानूनी मामलात उलझे हुए हैं और आइन साजी के मामलात अटके हुए हैं। हुकूमत ने हुकूमत ने चंद दिन पहले 26वीं तरमीम लाने की कोशिश की, जिसमें आइनी अदालत का क़याम भी शामिल था, मगर दाल गल ना सकी। और अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली है और वो इसके लिए बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े पुरजोश हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी बड़ी हद तक वो इस काम के लिए तैयार कर चुके हैं। इत्तलात यही हैं। अब वकला को मनाने का टास्क भी उन्होंने खुद लिया है और कल उन्होंने पहली बार सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया। बिलावल बड़े क्लियर हैं, कुछ भी हो जाए आईनी अदालत तो बनकर रहेगी। ये उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है जिसे वो हर सूरत पूरा करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए,
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे और अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ मिलेगा। अच्छा, बड़ी तालियां भी बज रही हैं। बिलावल, आपको पता ही है मुफाहमत के बादशाह कहलाने वाले सदर आसिफ जरदारी के साहबजादे हैं और बज़ाहिर वो बड़े पुरएतमाद हैं कि दीगर सियासी जमातों को आईनी अदालत के क़याम पर राज़ी कर लेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को मनाना आसान ना होगा और इसीलिए उन्होंने नाम लिए बगैर शायद PTI को अपने साफ नीयत होने का यकीन भी दिलाया। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नीयत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नीयत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नीयत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नीयत पे शक करते हैं, करो। मेरा नीयत पे शक ना करो। मेरा नीयत यह है कि जिस आईन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, जिस आईन का बालादस्ती मेरा आईन का बालादस्ती कोई का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। मगर मेरा आईन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल कोई किसी जज में हिम्मत ना हो, किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने कल ये दुरुस्त कहा कि अदालतों का 90% वक्त सियासी मुकदमात निपटाने में सर्फ जो है वो हो जाता है, जबकि आम आदमी को इंसाफ के लिए बरसों धिक्के खाने पड़ते हैं। दिस इज़ सच ब्रूटल ट्रूथ एक्चुअली। हो सकता है आईनी अदालत बनने से इंसाफ की फराहमी में तेज़ी आए और अगर बिलावल तहरीक इंसाफ समेत ये काम सियासी इत्तफाक राय से कराने में कामयाब हो गए तो यकीनन बिलावल भुट्टो की ये बड़ी सियासी कामयाबी समझी जाएगी। सर्टनली पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो उसके चेयरमैन हैं उसकी कामयाबी समझी जाएगी। इसी पे बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हम वलीद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें क्योंकि ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हैं और जो हुकूमती जमातें हैं और उनके इत्तेहादी वो तो ये तरमीम करना चाहते हैं, तो उनका मौक़िफ़ तो हमें मालूम ही है। वलीद साहब, अब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि उनकी नीयत पे एटलीस्ट आप लोग शक ना करें और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप लोग राब्ता करें, बात कर लें, डायलॉग कर लें। आपको लगता है कंसेंसस डेवलप हो सकता है इस आईनी तरमीम पर और आईनी अदालत का क़याम अल्टीमेटली हो जाएगा? देखें जी, जो इस वक्त हालात हैं और जो इस वक्त हुकूमत की कोशिश है, इस नाजायज़ हुकूमत की, जिसको अब तो सुप्रीम कोर्ट के जारी होने वाले तफसीली फैसले ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आइनी फरीज़े के मुताबिक जो है 8 फरवरी के इलेक्शन नहीं करा सकी। अवाम को जो हो गारंटर होते हैं उसके जायज़ और फेयर और आज़ादाना इलेक्शंस की, उस पर पूरा नहीं उतरी। तो इसके नतीजे में आई हुई हुकूमत, उसकी नीयत जो है वो हम सब जानते हैं क्या है। इस वक्त उनको ये खौफ है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे और जो अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जो आइन के अंदर एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसके अगर वो उस पर अमल दरामद हुआ तो इनकी जो ये जिस नाजुक से उस पर खड़े हुए हैं एक बुनियाद के ऊपर, वो उसका कला कमा होना, यानी कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनको। सो इसलिए ये बिलावल साहब अपने मुंह उठा के आके हमें लेक्चर दे रहे हैं कि जी ये आइन साजी के अंदर ये सबसे आगे हैं और इनका फैमिली सबसे आगे है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि एक खासी वसी इत्तफाक राय से 1973 का आइन जो है वो मंजूर हुआ
और उसमें कलीदी किरदार जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अदा किया। लेकिन यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और ये इनकी औलाद अब आगे देख लें, यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जिन्होंने 1976 में 5वीं तरमीम की। और 5वीं तरमीम को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। वो क्या थी? वो ये थी कि उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम सरदार इकबाल था। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक सियासी मुखालिफ चौधरी ज़हूर इलाही, जो इनके वालिद थे परवेज़ इलाही साहब के, उनको बेल दे दी थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईनी तरमीम करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने ओहदे से हटा दिया था। इत्तफाक ऐसा है ये कि इस वक्त के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के वो फादर इन लॉ थे, और अयाज सादिक साहब अब अदालतों की नाफरमानी के अंदर सबसे पेश हैं। और ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, ये जो कह रहे हैं कि जी ये जो खोखला बयान दे रहे हैं कि हमने अवाम को इंसाफ दिलाना है और वो कोई ताखीर होती है इंसाफ दिलवाने में, आपके ख्याल में ताखीर नहीं होती? मैं आपको अर्ज करता हूं ना, तो मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये इस्लाहात की बदनीयती पता ही इसलिए लगती है कि ये शुरू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कहां से कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को डिसमेंटल या उसको नाकारा बनाने के लिए ये शुरू उसको वहां से कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं द हुकूमत इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, और इनको अपने वजूद को इनके खतरा है, इसलिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो राना साहब से भी पूछ लेते हैं। आपने तो वलीद साहब की बातें सुन ही ली हैं, और बहुत ही लैक ऑफ ट्रस्ट है इधर। बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को पीटीआई को एटलीस्ट कन्विंस करना। एक तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का उन्होंने कह दिया है कि ये तो मकसद ही आप लोगों को अपने आप को बचाने के लिए है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट को डिसमेंटल ऑलमोस्ट करने की ये बात कर रहे हैं कि ये इसी के मुतरादिफ होगा। क्या कहेंगे आपको? हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई इट? और अगर इतनी ज्यादा ओपोजिशन हो, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट एज वेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इतने प्रोटेक्टिव है ऑलरेडी जो निज़ाम है जो चल रहा है अदालतों का, ये दुनिया के अंदर तो बॉटम में रैंक्ड है। यानी कि जिस निज़ाम को ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो करंट निज़ाम है अदालती, वो दुनिया में बॉटम 10 के अंदर रैंक्ड है। और वो उसकी जो जस्टिस की डिस्पेंसेशन है वो तो है ही नहीं। एक आम आदमी का अगर पाला पड़ जाए अदालतों से, तो उसका बेटा, बल्कि उसका बेटा भी जो है वो अदालतों को ही भुगतता रहता है। और आईनी अदालतें जो हैं, हम कोई ये नई चीज इजाद नहीं करने जा रहे जो नॉन एग्जिस्टेंट हो दुनिया के अंदर। इसका कॉन्सेप्ट दर्जनों ममालिक में है, बल्कि 80 से ज्यादा ममालिक में आईनी अदालतें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और देखें, ये काम 2/3 अक्सरियत अगर होगी, अगर इसके अंदर बायन होगा मेजॉरिटी जमातों का जो 2/3 बनाएंगी, तो तभी ये मुमकिन होगा। तो ये कंसेंसस बनाने का एक अमल है, और इस अमल के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। अब आप ये जरूर तजवीज दे सकते हैं, पीटीआई वालों को भी इसमें शामिल होना चाहिए कि इस प्रोसेस को ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही गुफ्तगू जो है वो जमहूरियत में होनी चाहिए कि आप अपना इनपुट दें कि हाँ, आईनी अदालतों का कॉन्सेप्ट अगर बाकी मुल्कों में है, इसको इस तरीके से बेहतर कर लें, या ये आप इसमें जुज डालेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जो है कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज की वजह से आप इसको कहें कि हम इसको मानते ही नहीं है, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारा भी ये ख्याल है कि जहां आईनी फैसले हुए जिसमें 63A की तशरीह हुई, या फिर अभी ये जो 12 जुलाई का जो फैसला था, ये बेनिफिशरीज हैं आइन के रीराइटिंग के। जहां आइन रीराइट किया गया उसके ये बेनिफिशरीज हैं। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है सीज की इजाजत नहीं देती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये प्रेरोगेटिव है कि वो आइन की तशरीह करे, लेकिन आइन की तशरीह करते हुए दे कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेरोगेटिव असेंबलीज का है, पार्लियामेंट का है। और जहां आप एक दूसरे की डोमेन में जाते हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वहां इरोजन जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आपको अभी तो कॉन्फ्लिक्ट है। पर्टिकुलरली 12 जुलाई वाले फैसले की आप बात कर रहे हैं, उसका जो तफसीली फैसला आया, यू आर क्लियरली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? अल्टीमेटली आपको क्या लगता है, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जद में आएगा, या मे बी वजीर आजम उसकी जद में आ सकते हैं अगर अमल दरामद अल्टीमेटली ना हो सका? देखिए, अब उस फैसले में भी अगर आपका जो आर्टिकल 51 और 106 है, इट इज आइन का, इट इज एडमेंटली क्लियर कि अगर आप इंडिपेंडेंट्स ने 3 दिनों के अंदर जो है एक जमात को ज्वाइन करना है,
अब उन्होंने जमात ज्वाइन कर ली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब किस आईनी शिक के तहत आप उनको दोबारा पीटीआई में भेज रहे हैं? ये तो अदालत में बताना था ना इलेक्शन कमीशन ने। तो नहीं बताया ना अदालत ने, वो आईनी शिकें नहीं बताई कि वो किस तरीके से आइन के आर्टिकल्स को इनको वायलेट कर रही है, या ये भी नहीं बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिंबल नहीं दिया क्योंकि जमात ने इलेक्शन उनके कलादम थे या उनके अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, तो हाउ इज इट इलीगल? तो जब आप इस तरह के री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले करेंगे तो वहां पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेशन की, पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडमेंट्स की इलेक्शन एक्ट के अंदर, और वो आज वैलिड हैं, वो कानून है आज का। तो ये डेफिनेटली जो आज का कानून है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो आज का कानून है, आपका वही मौक़िफ़ है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वलीद साहब, आपने सुन ही लिया, वो कहते हैं जहां उनके मुताबिक आइन रीराइट हो रहा है, जहां आप बेनिफिशरी हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है, और अब आपकी ये प्रिजम्पशन है कि हम बेनिफिशरी होंगे इस तरमीम के, उस पर आप लोग शोर मचा रहे हैं। अच्छा जी, मैं पहले वो मुकम्मल कर लूँ आखिरी बात जो बिलावल साहब के हवाले से मैं कह रहा था। अगर इस्लाहात लानी है, और चलें अभी यहाँ जो बात हो रही है इस्लाहात के हवाले से, इस्लाहात ही लानी है और अगर जल्द इंसाफ देना है तो उसका तरीका, और ये सारे माहिरीन इस पे मुत्तफिक हैं, उसका तरीका है कि सिविल कोर्ट से आप शुरू करें, उसके बाद आते हैं सेशंस कोर्ट, वहाँ पे आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं, वहाँ पे आप कैपेसिटी, वहाँ पे आप रिसोर्सेज लेके आएँ, वहाँ पे आप मैन पावर लेके आएँ, उसके आगे आते हैं हाई कोर्ट्स, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ 60 जजेस है, 38-40 से ऊपर तकर्रर ही नहीं हो रहा, 20 असामियां खाली हैं और कह रहे हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात लेके आनी है, जब नीचे से सिस्टम को ठीक नहीं किया जा रहा। ये जो है मैं समझता हूँ ये पहली बात है। दूसरी बात चलें ये है नियत और टाइमिंग की। मैं एक शर्त आयद कर देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, चले हमसे बातचीत, हम माने या ना माने, हमसे बातचीत करनी है इसके ऊपर, आप इसकी टाइमिंग की जो है बदनीयती, इसको एक साइड पे कर दें और ये प्रोसेस आप 1 नवंबर से शुरू कर लें कि आपने हमसे बातचीत करनी है, पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लाना है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर, ताकि ये वाला साइड पे हो जाए मसला कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट की जो तारीख है और जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज की एलिवेशन की तारीख है वो एक ही है, 25 और 26 अक्टूबर। ये सारा कुछ उससे बाद हो ताकि इसके साथ उसको कोई लिंक ना कर सके, फिर कोई बात हो सकती है। अगली बात ये है जो वाजे की जा चुकी है, ये सिविल लॉ वाले सिस्टम्स वाली कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर होता है, हम कॉमन लॉ कंट्री में हैं और यहाँ पे वाहिद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं जो। आपको लगता है ये पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है जो हो रहा है वलीद साहब? बिल्कुल 120% पर्सन स्पेसिफिक। और आप ये सजेशन आपको मिल गई फिर? बिल्कुल, ये बल्कि राना साहब हमारे साथ हैं तो हम आपसे पूछ ही लेते हैं। वलीद साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली ये सजेशन भी दे दी है और उसके बाद शायद बात आगे भी चली जाती है। अब डू यू फाइंड इट फेयर? और डेट भी दे दी है कि इसकी बात कर लें। देखिए बात ये है कि कभी भी ये वाला जो एतराज है कि टाइमिंग जो है वो इसकी खराब है या जो है वो मैलिफाइड है, ये तो ऑपोजिशन हर वक्त इस तरह का इल्जाम लगा सकती है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई ऐसे मामला चल रहे होते हैं। इनके साथ बैठा जा सकता है, इनकी बात सुनी जा सकती है अगर ये बैठना चाहे। राना साहब वैसे आप हमारे साथ हैं, वलीद साहब भी हमारे साथ हैं, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट ये सजेशन अगर आ जाए, बात को आप भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मान भी सकते हैं इसमें, मतलब इट्स नॉट सच एन अनफेयर सजेशन। देखिए बिल्कुल, जब ये बैठेंगे तो जरूर किसी की बात सुनी जा सकती है, अगर उनका पॉइंट जो है वैलिड है और हमारी बात भी सुनी जा सकती है तो बैठने से है। लेकिन ये इतराज तो हमेशा लगाया जा सकता है कि टाइमिंग जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये करना चाहते हैं, या जो है इनकी मैलिफाइड इंटेंशन है क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बहरहाल ये आईनी तरामीम जो है, ये जुडिशल निज़ाम को जो रिवैम्प करने की जरूरत है, हम समझते हैं उसके लिए मस्ट है और हुकूमत इसके लिए कंसेंसस बिल्डिंग कर रही है। और कंसेंसस बिल्डिंग अगर होती है, अगर हमारे पास 2/3 का कंसेंसस होता है तो तभी ये होगा, उससे पहले तो नहीं होगा ना। तो ये भी प्रेरोगेटिव है, ये राइट है पार्लियामेंट का कि अगर उसके पास 2/3 की मेजॉरिटी है और वो 2/3 का कंसेंसस है। मौलाना फजलुर रहमान कितना कोई माने हुए हैं, मतलब 50% माने हुए हैं, 60% माने हुए हैं, 70% या फिर मान गए हैं? ये देखें, ये तो मुझे तो आई एम नॉट इन द कमेटी व्हिच इज नेगोशिएटिंग विद देम, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन जारी है।
उनसे बातचीत जारी है और हम समझते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए और सब जमातों को उसका हिस्सा बनना चाहिए। सब जमातों को उसका हिस्सा बनना चाहिए। वलीद साहब वो कह रहे हैं बैठ के बात कर लें, सजेशन तो दे रहे हैं लेकिन बैठ के बात करेंगे तो फिर कोई बात आगे बढ़ेगी ना। जी मैं 2-3 सजेशंस अभी दे देता हूं, एक और दोहरा भी देता हूं। पहली इसके अलावा भी बैठ जाइएगा। यकम नवंबर के बाद या यकम नवंबर के बाद बैठते हैं। नंबर 1 चलें, मैं एक पैकेज जो है अभी प्रपोज कर देता हूं। यकम नवंबर के बाद बैठते हैं ताकि ये इशू जो है खत्म हो जाए कि ये पर्सन स्पेसिफिक वाली बात जो है कोर्ट तक जाएंगी। तीसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के बजाय जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खास तौर पे तश्कील देने के ऊपर जो है हम किसी किस्म की जो है एतराज रखते नहीं है। ये हामिद खान साहब जो है हमारे सेनेटर और जो लॉयर लीडर भी हैं ये भी वाजे कर चुके हैं, अलावा इस बात के कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारी लाशों के ऊपर बनेगा। यस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सिर्फ आज सुबह का अखबार खोल के आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें जिसका उन्वान है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, या हम एक नाकाबिले वापसी मरहले पर आ गए हैं। अब जिस तरह से एक खुली तरतीब से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नाफरमानी करने का जो तसलसल है उसको अब एक और लेवल पर ले गए हैं, एलिवेट कर दिया है इस नाफरमानी का कि अब सुप्रीम कोर्ट डिफंक्ट या नकारा वैसे ही कर दिया हुआ है इन्होंने। तो ये बैकग्राउंड जब है, जब सुप्रीम कोर्ट मौजूदा को नकारा कर दिया हुआ है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना जा रहे हैं, तो उससे नियतों का तो अंदाजा हो जाता है। और ये तो सारा सिस्टम अनरेवल करने को है। या मैं नहीं कह रहा, ये एक अखबार कह रहा है जो मेरी मलकियत नहीं है। वलीद साहब, लेकिन जब आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारी लाशों पे से गुजर के बनेगी, तो फिर बातचीत की गुंजाइश बचती नहीं है। मैंने अर्ज किया ना जी कि बातचीत एक सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए बनाने पर हमें एतराज नहीं है, लेकिन इसलिए कोर्ट को डिसमेंटल करना और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसा बनाना जो कि ताबे हो हुकूमत के, जो ताबे हो पार्लियामेंट के, जिसके जजेस को इस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है जिस तरह डिप्टी कमिश्नरों को और डीपीओस को किया जाता है। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के ऊपर एक खुला वार है। और ये अच्छा वलीद साहब, आपने अब कुछ सजेशंस दे दी हैं, राना साहब हमारे साथ ही हैं, पूछ भी लेते हैं, लेकिन ये ना हो कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग गिवन सजेशंस बानी पीटीआई जो है वो एंड में आके मुस्तरद कर दें कि ये तो कोई ऑफिशियल बात ही नहीं थी। इन एनी केस राना साहब, क्या लग रही हैं आपको ये सजेशंस जो हैं, ये आपको फेयर लग रही हैं? एक तो वो कह रहे हैं 1 नवंबर से पहले हम बैठेंगे नहीं, उसके बाद ही बात करें, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज? ये देखिए, एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। एक सिलेक्शन का जब एक नया कोर्ट बनेगा तो उसके जो चीफ जस्टिस हैं और दीगर जो उसके जस्टिसेस होंगे उनका एक सिलेक्शन का मैकेनिज्म बनेगा, उसमें कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। ये लाजिम तो नहीं है कि एक स्पेसिफिक बंदा जिनके खिलाफ ये रेफरेंस लेके आए वही होगा, कोई और भी हो सकता है क्योंकि इट इज ओपन। दूसरा देखें, जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स की ये बात करें वो भी उस जुडिशरी ने ही करनी है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है जो ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस। और उसके अंदर भी अगर कोई बेहतर सजेशन है वो टेबल पे ले आए, दैट कैन बी विद इन दैट फ्रेमवर्क, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। बाकी आप भी सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सेपरेट कर लें और जो सिविल मैटर्स हैं उनको सेपरेट कर दें, तो उसकी बेहतर सेपरेशन यही है कि वो कोर्ट्स ही सेपरेट हो जाए। आप बेंच बनाने की बात करें उनको वैसे सेपरेट कर दें। तो ये चीजें देखेंगे, सब कुछ टेबल टॉक पे होगा और ये ऐसे बड़ा डिटेल्ड इस पे वर्किंग होंगी। आप दुनिया के मॉडल्स को स्टडी करेंगे, फिर आप अपना जो है वो उसकी करेक्शन लेके आएंगे। जो काफी काम हो चुका है उसका हिस्सा बन जाए और फिर चीजें देखी जा सकती है। वरना गवर्नमेंट इज मूविंग फॉरवर्ड विद इट बेस्ड कि ये कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए और पार्लियामेंट अगर 2/3 अचीव करती है तो ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। और कोई लॉयर मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि बार्स के साथ तो जाके गवर्नमेंट इंटरैक्ट कर रही है, बार्स को इंस्टिगेट नहीं कर रही, बार्स के साथ डिस्कशन कर रही है, बार्स के साथ वो प्रपोजल शेयर कर रही है, उससे गुफ्तगू कर रही है। यही कंसेंसस बिल्डिंग का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट कर रही है, ये बिलावल साहब कर रहे हैं। और जो है मेरे ख्याल से मसला ये है कि मईशत ठीक हो रही है, मसला ये है कि जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के वो बेहतर हो रहे हैं
और यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलानी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलानी है ताकि सियासत चमकती रहे। ठीक है जी, आपका ये कहना है कि मसला ये है कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इसलिए पीटीआई ये सारा कुछ कर रही है। वलीद साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग, योर लास्ट थॉट्स, बिकॉज वी हैव टू रैप दिस अप। वलीद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, बीच में कुछ आवाज रुक गई थी। जी, योर लास्ट थॉट्स, वी नीड टू रैप दिस अप नाउ। कुछ कहना चाहेंगे? जी चलें जी, मैं फिर से ये कहूंगा, दुनिया के सिस्टम्स हमें भी स्टडी करने दें, हमें 1 महीना दे दें, हम सिस्टम स्टडी कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू शुरू कर लेंगे 25-26 अक्टूबर के बाद। दूसरी बात यह है कि 2/3 के पास इख्तियार आइन की तरमीम का और कानून को मंजूर करने का इख्तियार भी असेंबली के पास होता है, पार्लियामेंट के पास, लेकिन आइन की बुनियादों से बाहर आप नहीं जा सकते, ना 2/3 अक्सरियत से, ना सादा अक्सरियत से। इसलिए सिस्टम को ट्रैवल करें, बिकॉज दुनिया भर अब यही देख रही है कि सिस्टम को अनट्रैवल करने का जो है अब पूरा एक मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है। वलीद साहब, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। राना साहब, शुक्रिया। देयर यू गो। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई टेबल टॉक हो सकती है कि नहीं? तो अब इंतज़ार कीजिए। एब्सोल्युटली जी। कराची में आपको पता ही है कि जराइम पेशा अफराद के हाथों आम शहरियों के कत्ल के वाक़यात एक तसलसल से हो रहे हैं और अब साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो 100 से ज़ायद शहरियों को कत्ल कर चुके हैं। 21 सितंबर को साइट एरिया में मुलजमान ने फायरिंग करके ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ एक राहगीर की भी जान ले ली और पूरी पुलिस ने 23 सितंबर को 2 मुलजमान को मवाज कोर्ट से गिरफ्तार किया और वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा भी बरामद किया। पकड़े जाने वाले एक मुलजिम ने बताया कि वो कई बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, मगर निज़ाम इंसाफ की बदतरीन कमज़ोरियों के बायस हर बार छूट जाता है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने मुलजिमान की गिरफ्तारी से मीडिया को बताया। रिसेंटली एक संगीन केस हुआ जिसमें डबल मर्डर केस था। एक हमारे पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के अफसर को शहीद किया गया था और इसके साथ ही एक राहगीर उसने भी अपनी जान खो दी थी। 21 सितंबर को साइट B के एरिया में ये वाक़या हुआ था। अल्लाह के फजल से 48 आवर्स में पुलिस ने बड़ी मेहनत करके न सिर्फ के दोनों क्रिमिनल्स जो उस वाक़े में मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया, जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी और उनका आला जो असला है उसको भी बरामद कर लिया। एक हुसैन चवन्नी के नाम से मुलजिम जिसको पकड़ा गया है वो तकरीबन 30 से ज़्यादा इस तरह की वारदातें पहले भी कर चुका। पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया, बल्कि एक इनकाउंटर में गिरफ़्तार हुआ। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि कराची पुलिस के मुताबिक 6 माह में पुलिस पर हमलों के 4 जबकि रवां बरस 9 पुलिस एहलकार कत्ल किए गए हैं। और नेचुरल सवाल अब ये है कि जिस शहर में पुलिस खुद महफूज नहीं, वहाँ आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कौन देगा? तो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। दे आर टारगेटेड, दे आर किल्ड और फिर सजाएं नहीं होती, फिर सजाएं नहीं होती। ये कैसे निज़ाम मतलब जो मुजरिम पकड़े जाते हैं वो खुद भी ये बता देते हैं कि हमें कितनी बार पकड़ा गया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पर भी तवज्जो दी जाए, उसको ठीक करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पे इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि बहुत फ्लॉज हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉलीग हैं, हमारे साथी हैं और कवर करते हैं इन मामलात को। काशिफ, काफ़ी पुलिस एहलकार डाकुओं की और मुलजमान की फायरिंग का निशाना बने। क्या मतलब, पहले बात होती थी कि जी इक्विप्ड नहीं है, अब तो वो असलहा भी होता है, अब तो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास भी एक गन हमने देखा है साइट पे लगी होती है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड? देखें, जब एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब थे तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी रखी थी कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहननी है और साथ साथ वेपन भी रखना है, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल, ये इट इज़ नॉट लाइक दिस इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ये बड़ा अनयूजुअल है। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास वेपन होना, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी इस तरह की वारदातें होती थी। अच्छा, पहले तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर दें कि जो ये 9 अफराद रवां साल पुलिस वाले जो हैं वो कत्ल हुए हैं, इनमें से 3 जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनके मुलजमान अब तक नहीं पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ इस चीज़ का दावा करते हैं कि जो बाकी 6 पुलिस एहलकार कत्ल हुए हैं उनमें से 4 के केसेस जो हैं वो हल कर लिए गए हैं।
जो ये 3 रोज़ कबल वारदात हुई जिसमें खुदा बख्श नामी जो पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार है साइट एरिया में, इसको जब कत्ल किया गया तो 24 घंटे के अंदर इसके मुल्ज़मान पकड़े गए। लेकिन जब एडिशनल आईजी कराची की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी अभी दिखाई, इसमें मैंने ही उनसे सवाल किया कि अगर आपके जो साबका एडिशनल आईजी कराची थे वो ये कहते थे कि शहरी भी जो हैं वो असला रखें, तो इन मुल्ज़मान ने इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी? तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि इससे वेपन छीना जाए। और जब मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान जो सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रहे हैं, वो 2 मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़िम जो है उमैर, वो नीचे उतरता है, हसनैन उसको जो है बैकअप देता है। देने के बाद ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार से सिर्फ असला छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रैफिक एडिशनल आईजी ने मेरे सवाल का जवाब ये दिया कि चूँकि ये वेपन जो हैं ये महंगे होते हैं इनके पास, तो उन्होंने कहा कि वेपन की वारदात कर ली जाए सरकारी। और आपको पता है ये स्ट्रैटेजी भी इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग हो रही थी इस जगह। बिल्कुल ऐसे ही, एंड दे वर सो वल्नरेबल, बस खड़े में चौक पे और आके मार दिया। दिस वाज एन ऑनगोइंग थिंग फॉर अ व्हाइल इन द सिटी। बिल्कुल, माजी में ये तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, यकीनी तौर पर ये तादाद कम हुई है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, आपने भी बताया कि 100 से ज़ायद शहरी जो हैं वो डकैती मजामत पर कत्ल हो चुके हैं, 800 से ज़ायद शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, तो ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक पुलिस या फिर जो इलाकाई पुलिस है वो भी गैर महफूज है? जो लकी वन के करीब एक राशिद मिनाज रोड पर वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसमें भी पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया, उसके बाद उसकी वेपन जो है वो छीन कर वहाँ से फ़रार हो गए। वो केस भी पुलिस ने हल कर लिया, लेकिन वो भी इसी तरह का कोई वाक़या था। तो इस तरह के मुताद्दिद वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं या पुलिस एहलकार हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बार बार आला अफसरान की जानिब से कहा जाता है कि जो सड़क पर तैनात एहलकार हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो नहीं करते हैं। उनके पास होती हैं, दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही उनकी जानिब से की जाती है। इस यही वजह है कि वो आगे से जो रिजिस्ट है वो नहीं कर सकते। तो लेकिन अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो वेपन उनको अपने डिफेंस के लिए दिया गया है वो उनको डाकुओं के लिए और इनको अट्रैक्टिव बना रहा है। क्या वो इनको अब मार दें क्योंकि इनसे हमें कोई चीज़ मिल रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इससे एक और स्ट्रेटजी भी रखी गई थी कि अगर कहीं किसी सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हैं तो वो 2 से 3 एक साथ खड़े हों, एक उनको बैकअप दे जिसके पास वेपन हो, लेकिन इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। मुल्ज़मान पकड़े जा रहे हैं। ये जो गैंग है ये भी बताया गया कि ये इससे कबल भी। अब सवाल ये पैदा होता है, 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडिशनल आईजी की जानिब से इन मुल्ज़मान के बारे में बताया गया, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मुतअद्दिद मुकदमात में पहले भी बंद हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा ये बाहर आ जाते हैं, दोबारा इसी तरह की वारदातें अंजाम देते हैं। तो उनके हवाले से भी कहा, उन्होंने कहा हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से जो है हम केसेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये तो काशिफ, हम अगर याद करें तो इतने साल हो गए हमें शो करते हुए, और जितने भी पुलिस अफसरान हमारे शो पे आए हैं, हर एक की गुफ्तगू का एक पॉइंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना होता है। लेकिन आई वंडर के मतलब हमने कितनी बार बात किया है कि ये थोड़ी देर के लिए अंदर जाते हैं, वो लिटरली एक यूनिवर्सिटी बनी होती है अंदर, वो और पक्के होके पुख्ता होके आते हैं, वो नेटवर्किंग करके आते हैं कि हम दोबारा बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन सवाल तो वहीं आ जाता है, आई मीन आवर हार्ट्स गो आउट टू द पुलिसमैन, जो फैमिलीज जो जिनके ये शहीद हुए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द आम पब्लिक? क्योंकि आम पब्लिक तो इन पे डिपेंड करती है कि ये हमें बचाएंगे। अगर यही टारगेट हो रहे हैं तो आम शहरी तो फिर उसको तो अपनी मदद आप ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो साबका एडिशनल आईजी कराची थे उनकी जानिब से एक बयान भी दिया गया था कि जो शहरी हैं वो भी अपने पास वेपन रखें। तो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और साफ़ी ने एक सवाल भी किया कि जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार या पुलिस एहलकार से वेपन छीना जा रहा है तो आम शहरी वेपन अगर रख भी लेता है तो उसका क्या होगा? और बाकी इसी तरह गुज़िश्ता साल की जो फिगर थी 2023 की, वो 110 अफराद टोटल जो है वो कत्ल हुए थे 1 साल के अंदर। अभी 10 माह गुजरे हैं और 10 माह के अंदर ही 100 से ज़्यादा अफराद हो चुके हैं और ये फिगर मज़ीद बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुलिस स्ट्रेटजीज बनाती हैं, लेकिन कोई प्रॉपर हिकमत अमली पुलिस की जानिब से सामने नहीं आती। क्या नंबर था 23-24 का हमारे पास? 110 इन द होल ईयर। सॉरी, पिछले साल वो पूरे साल का था। हाँ। और अभी हमारे पास चंद महीने बाकी हैं, अभी चंद महीने बाकी हैं और 100 क्रॉस कर चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फिगर बढ़ रहा है इनका। और इस पे बड़ी तशवीश का इजहार भी किया जाता रहा है, लेकिन तशवीश के इजहार के बाद क्या किया गया? हिकमत अमली स्ट्रेटजी क्या है अभी? क्या स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं? स्ट्रेटजी अब ये जो नए एडिशनल आईजी कराची आए हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुख्तलिफ मकामात पर पिकटें लगा रहे हैं और उन पिकटों की मदद से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि
चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। अब तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी पहला मरहला शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, शहर में 25 कैमरास लगा दिए गए हैं, पोल उनके लिए जो वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा प्रो लोग है क्योंकि शहर में तरक्याती काम भी जारी हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। जो डायरेक्टर सेफ सिटी हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल ये आ जाती है। सेफ सिटी का हम कहते रहते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। हैविंग सेड दैट, अगर जो पकड़े जा रहे हैं वो कुछ अरसे बाद छूट के वापस आके अपने कामों पे दोबारा लग जाएंगे तो बात तो वहीं आ गई ना। तो वो जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर, मतलब ये बड़ा मल्टी प्रोंग्ड काम है। एवरीथिंग नीड्स टू, हर चीज को ठीक होना पड़ेगा ताकि कोई बेहतरी आए। अलाइनमेंट में ठीक होगी तो होगा। एक पहिया तेज चलेगा, एक पहिया नहीं चलेगा, नाकारा होगा तो गाड़ी वहीं बैठी रहेगी। थैंक यू काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। ये डेफिनेटली ये कंसर्न है शहरियों के लिए, जहां ऑलरेडी इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी लॉलेसनेस के इश्यूज हैं, उसमें जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनको तैनात किया गया है वो भी अगर टारगेट बन रहे हो तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अगले चैलेंज इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का हो गया है ऐलान। चैंपियंस कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम को ड्रॉप किए जाने पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। Although wasn't the idea to get the best from them और फिर उनको टीम में डाला जाए तो फिर ड्रॉप अप कर देना कामरान गुलाम, मतलब समझ नहीं आई। समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, हम वो हमें बताएंगे। सीरीज के पहले टेस्ट के लिए जो स्क्वाड बना है वो कमोबेश वो ही है जो बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था, याद है ना, नॉट टू लॉन्ग अगो। और वही कप्तान है, वही नायब कप्तान है, फिर बाबर रिजवान, सरफराज हसीन और सब कुछ है। और खुरम शहजाद इंजर्ड थे तो बाहर हैं, आमिर जमाल वापस आ गए हैं। नुमान अली की शक्ल में ऑल्दो एक इजाफी स्पिनर को शामिल किया गया है। मोहम्मद हुरैरा भी हैं। कामरान गुलाम को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बताया ना अभी। डोमेस्टिक में कामरान गुलाम की गुज़श्ता 10 इनिंग्स देखें तो मई से अब तक वो 4 बार बाय द वे सेंचुरी बना चुके हैं। लेकिन हमें नहीं चाहिए ना, और 2 सेंचुरीज इसी चैंपियंस कप में बनाई हैं। और ये सारा कुछ हो चुका है। सुने, अगर हम सर्जरी की बात करते थे, बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है। मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा यार ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम धर्म बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। अच्छा, अब ये फॉर्म का जो सवाल है ना वो सिर्फ कामरान के लिए नहीं, उस्मान खान, मोहम्मद हसनैन, जाहिद महमूद और जहादात खान भी चैम्पियंस कप के वो परफॉर्मर्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं आगे क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी को कोई जवाब तो देना होगा कि ये सब टीम में क्यों नहीं है और फिर क्यों नहीं आ पा रहे। एंड वाज़न्ट द होल एक्सरसाइज टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड टू चेंज सम फेसेस। फैज़ान लाखानी और सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई बताइएगा। तो चेंज तो कोई नजर नहीं आ रहा। स्क्वाड तो वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ भी था, मतलब हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ क्या है, ये एक्सरसाइज क्या थी? उमर अब्दुल्ला, जो नारा लगाया जाता रहा है हमेशा कि कंटिन्यूटी और तसलसल रहना चाहिए और वही इस चीज़ को लेकर जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो आगे चल रही है। लेकिन जिस तरह का आपने जिक्र किया 4, 5, 6 प्लेयर्स का जो चैंपियंस वनडे कप में बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे थे, उनमें से सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो कामरान गुलाम के साथ हुई है। बाकी 5-6 जो परफॉर्मर्स का जिक्र किया, आप कह सकते हैं कि अब उन्होंने परफॉर्म किया है वाइट बॉल में, अब सीरीज हो रही है रेड बॉल की, तो जब आगे वाइट बॉल में आएगा तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन कामरान गुलाम का कसूर की मुझे समझ नहीं आती कि आज से 2-3 साल पहले वो पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे अच्छे बैटर साबित होते हैं, रिकॉर्ड रन्स बनाते हैं, टीम में आते हैं, बगैर मौका दिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब भी आपको उनके साथ, मुझे नहीं समझ आती कि उनके साथ आपको ऐसी कौन सी मैनेजमेंट को है, किसको वो पसंद नहीं है कि वो हिस्सा ही नहीं रहते। दूसरी तरफ आप अब्दुल्ला शफीक साहब को ले लें जिन्होंने सिर्फ मेलबर्न टेस्ट में एक 50 बनाई है, उसके बाद 3 टेस्ट मैचेस में वो मुसलसल फ्लॉप रहे हैं। मुझे नहीं उम्मीद लगता कि उनसे आपने क्या निकालना है, किस बेस के ऊपर आप उनको मुसलसल मौका दिए चले जाते हैं। इमामुल हक, उन्होंने भी रन जरूर किए हैं, मैं नहीं कहता कि आप उनको सिलेक्ट करें। अगर आपने लाना है
तो आपके पास बैकअप के तौर पर इमामुल हक है, वो शायद कप्तान को पसंद नहीं है। अब आप आ जाते हैं नुमान अली की तरफ, अब आप फिर 38 साल नुमान अली की तरफ, कोई मजायका नहीं है, इससे बड़ी बड़ी उम्र के खिलाड़ी खेलते रहे, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 1 साल पहले अपना लॉन्गर वर्जन का मैच खेला था जिसमें उनकी शायद 1 विकेट थी। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला जुलाई में, 7 विकेटें थी दूसरी इनिंग्स में, आपने उन्हें ड्रॉप क्यों नहीं किया? इससे आपका वाज़ेह होता है कि अगर आपने इंग्लैंड को ट्रैप कैसे करना है, आपके बैटर वही हैं, आपके फास्ट बॉलर्स वही हैं। शाहीन अफरीदी को आप बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप करते हैं, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 9 विकेटें लिए उन्होंने 4 मैचेस में चैंपियंस वनडे कप में, लेकिन उन्होंने लॉन्गर वर्जन की कौन सी ऐसी क्रिकेट इन दिनों में खेली है जिसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा उनका कमबैक हो जाता है? तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ किस प्लान के तहत जाना है। आपने एक ऐसे स्पिनर का कमबैक करा दिया, इसका मतलब कि आपके पास कोई स्पिनर है ही नहीं, तो किसका तो इस बात पे मोहर सब करता है कि नहीं है। फैजान, अब आप बताइए, कामरान गुलाम, मतलब किसी को लगता है कोई फ्लूक है तो एक बार चलता है, दूसरी बार नहीं चलता, मतलब ये फ्लूक भी नहीं है। He has been performing consistently in time and again. So, क्या वजह आपको लगती है कि why was he not included? बियॉन्ड ये समझ से बाहर है। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था कि कामरान गुलाम को यहाँ इस बार जरूर मौका मिलेगा और शायद अब्दुल्ला शफीक उनको रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक से रन नहीं हो रहा। कामरान गुलाम लॉन्गर फॉर्मेट में मुसलसल 3 सीजन से रन करते आ रहे, और अभी वाइड बॉल फॉर्मेट में भी उन्होंने जो 50 ओवर की पीरियड चैंपियंस कप में भी 2 सेंचुरी स्कोर किए। तो कामरान गुलाम का तो बिल्कुल बनता था, कोई यहाँ पे कोई ऐसे था ही नहीं कि कामरान गुलाम को ना खिलाया जाए। कोई वजह नहीं है कि ना कामरान गुलाम की फॉर्म खराब है, ना ऐसा है कि कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा हो, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, रन भी कर रहा है, उसके बावजूद कामरान गुलाम आपके स्क्वाड से बाहर है। और जिस तरह सोहेल भाई बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा जाती जो इस पूरे पूल ऑफ प्लेयर्स को वो कामरान गुलाम के साथ होती आ रही है शायद। और ये भी बड़ा एक अजीब डिसीजन है उसको कामरान गुलाम को टीम के साथ नहीं रखा। आपने मोहम्मद हुरैरा को टीम के साथ रखा, बट आई सिंसियरली होप कि हुरैरा को चांस मिल जाएगी, क्योंकि हुरैरा भी मुसलसल रन्स करते आ रहे हैं, वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको चांस मिले। स्पिनर की आपने बात की, मेहरान मुमताज को मौका दिया जा सकता था। आप यंगस्टर को कब चांस देंगे? जब आप नुमान में मुझे उनके स्किल्स पे या उनकी क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल पे कोई मुझे सवाल नहीं है या कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप अपने यंगस्टर को तो मौका देना ही है ना। तो आप यंगस्टर को कब आगे लेके आएंगे? फिर आप कहते हैं कि हमारे पास बैकअप में प्लेयर्स नहीं है, पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। पूल ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, आपको जरूरत इस बात की कि उन प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दे। प्लेयर्स को सिर्फ बेंच पे बिठा के बाहर कर देंगे तो प्लेयर आपका कभी भी तैयार नहीं होगा। वही ना, पूल ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन क्या है पता नहीं। अब तो बांग्लादेश से हार का डर है अभी तक हमारे जहनों पे सवार कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कोई रिस्क लेने के लिए, रिस्क भी क्या ले रहे हैं? तो फिर आप मतलब इतना डर हो कि आप उसी टीम को सामने ले, मतलब थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज, आपका आउटकम भी फिर चेंज नहीं होगा। तो ये फैजान, ये सवाल किया जा सकता है किसी से, मतलब कोई जस्टिफिकेशन दी टीम अनाउंसमेंट में कि जी वही चेहरे वही लोग, हार्डली एनी चेंज से हम अब क्या एक्सपेक्ट करें? रिजल्ट तो फिर चेंज नहीं होगा। प्रेस रिलीज जो आई रात 9:15 बजे के करीब यहाँ, तो उसमें टीम अनाउंसमेंट के हवाले से एक चीज ये कही गई थी कि ये कंसिस्टेंसी को जारी रखने के लिए इस तरह की हमने सेलेक्शन। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी कोई इतनी खूबसूरत थी नहीं कि जिसको जारी रखना चाहिए, उसी को तो हमने चेंज करना था, तो हम उस कंसिस्टेंसी पे क्यों आ गए? देखिए, बांग्लादेश की सीरीज हारने के बाद एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाता, उनकी जगह ऐसे प्लेयर्स को जो फॉर्म में है, जो रन्स कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाता, बट नथिंग हैज चेंज्ड। और आई थिंक ये जो करंट मैनेजमेंट है पीसीबी की, वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए या उस तरफ जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है कि फौरी तौर पर ओवरऑल कर दिया जाए कि अच्छा ठीक है, इससे रन दिए और इसको हटा दे, इसकी जगह दूसरा प्लेयर लेकर आए। जिस तरह कुछ देर पहले सर्जरी की बात करने के बाद मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है। अगेन उनको डेटा अगर कोई फराहम करे कि भाई ये प्लेयर्स मौजूद है, तो उनको पता हो जाता कि अच्छा भैया कामरान गुलाम रन कर रहा है, हुरैरा रन कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव के चेयरमैन साहब को कोई डेटा फराहम नहीं करता होगा, या फिर चेयरमैन साहब का अपना इंटरेस्ट नहीं होगा इन फाइंडिंग आउट हु इज परफॉर्मिंग बेटर। बंदा रखा हुआ है ये कैसे हो सकता है अलग से?
पूरा यहाँ पे टीम काम कर रही होती थी अकेले, बट आई डोंट नो कि उनको हुरैरा क्यों नजर नहीं आ रहे होते, या मैं किसी यहाँ पर्दे वाइज की बात नहीं करूंगा, एज टीम मैनेजमेंट की बात करूंगा। रन्स कर करके थक गया, उसको मौका नहीं मिल रहा। कामरान गुलाम रन्स कर करके थक गया, उसको मौका नहीं मिल रहा। कब इन लड़कों को शाहीन, अच्छा शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट का आपको पता है पहले भी इशू रहा है, हमेशा रहता है। सुहेल, तो ये वर्कलोड तो फिर उधर का उधर ही आ गया, शाहीन को भी आपने बीच में डाल लिया। अब हमें ये भी लग रहा है कि चेयरमैन साहब उस स्क्रूटनी से देख नहीं रहे गुड परफॉर्मर्स को जिस तरह उनको देखना चाहिए था, और उनको इंक्लूड करना चाहिए। टू लुक इनटू दीस मैटर्स, मतलब दोस हु ही हैज एन एंटोurage ऑफ पीपल who are there to take decisions. I'm just taking it forward from what Faizan said कि maybe वहाँ तक कोई information नहीं पहुँच रही, but in any case आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हम उसके होस्ट हैं, हमारे अपने हालात को इतने साजगार लग नहीं रहे। सुहेल, जैसे अभी आपने बात की कि जी चेयरमैन पीसीबी को शायद लाइलम है या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने तमाम शोबों को और ख़ास तौर पर इन कोचेस को एम्पावर किया है, और अब ये जितना भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हो और ये जो कोचेस हैं, अब जब उन्होंने इनको एम्पावर कर दिया तो फैसले तो उन्होंने अच्छे कर दिए ना। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो आपस में इनकी आज से अभी 40 घंटे भी नहीं हुए जो कनेक्ट मिलकर फैसले किए जाएंगे। अब इसी कैंप में आप देख लें कि चंद रोज पहले जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है उस दिन आप कहते हैं कि 2 अक्टूबर को टीम वहां पे होगी और तमाम खिलाड़ी चैंपियंस कप में हिस्सा लेंगे। कल आपका प्रेस रिलीज आता है, उसमें आपने सारे का सारा चेंज कर दिया कि जो टीम में वो उनको रेस्ट दे दिया जाएगा क्योंकि आगे सीजन है। भाई आपको पिछले हफ्ते नहीं पता था इस इंटरनेशनल क्रिकेट वालों को या कोचेस को कि आगे पाकिस्तान का सीजन बहुत बड़ा है, इनको रेस्ट चाहिए? आपको कल ही पता चला जब टीम अनाउंसमेंट करेगा हो, इनको तो आराम की जरूरत भी है। और जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो देखने आ रहे हैं ये सारे भी निकल जाएंगे, उनका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? और जो परफॉर्म कर रहे हैं और इस नीयत से परफॉर्म कर रहे थे कि हम परफॉर्मेंस देंगे तो हम स्क्वाड में जाएंगे, वो स्क्वाड में नहीं गए तो उनका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? फैजान, this is very discouraging and disappointing at the same time. हम जितना भी कोशिश कर लेना कि हम ज़रा इस वक्त टीम के साथ खड़े हों क्योंकि टीम का मोराल बड़ा डाउन है, हम नई मैनेजमेंट है उसको ज़रा बैकअप करें, उसको बकअप करें, लेकिन then again time and again they do these things and then we don't have anything to say. अच्छा देखिए अब्दुल्ला, ये 50 ओवर की क्रिकेट की बेस पे हम कंप्लीटली तो डिपेंड नहीं कर सकते थे कि हम अपनी रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स लेते, बट इसमें ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे जो मुसलसल परफॉर्म करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं इस दौर में नहीं परफॉर्म। हाँ, उनके साथ तो ऑफ कोर्स मैं जिस तरह बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, बार बार नाम ले रहा हूँ, कामरान गुलाम का, हुरैरा स्क्वाड में है, लेकिन क्या हुरैरा को चांस मिलेगा, ये अब भी एक क्वेश्चन मार्क है। हुरैरा भी मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, दूसरी बात ये कि जो अब जिनका नाम आ गया है वो निकल गए हैं, तो पीछे चैंपियंस कप नहीं पता था नहीं। और दूसरी चीज सुहेल आप बता देंगे, चैंपियंस कप जो कि इतना फैनफेयर के साथ स्टार्ट हुआ था, इसमें से ये सारे स्टार प्लेयर्स निकल गए, तो पीछे कौन देखेगा? मतलब व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये फैजान से पहले पूछे हूं कि वो मौजूद हैं। हां, ओके। नहीं देखिए, यहाँ पे फैसलाबाद में काफी अरसे बाद क्रिकेट की फेस्टिविटी हुई है, तो लोग तो आएंगे और वो जो प्लेयर रह गए सेलेक्ट होने से वही खेल रहे होंगे, उन्हीं को देखते आएंगे। कामरान गुलाम खेल रहे होंगे यहाँ पे, मोहम्मद अली खेल रहे होंगे यहाँ पे, उनको देखते आएंगे तमाम फैंस। बट यहाँ पे थ्रू आउट जब से चैंपियंस कप स्टार्ट हुआ है तो एक अच्छी फेस्टिविटी जरूर रही है फैसलाबाद में। और एक चीज यहाँ महसूस की कि बाबर आजम की बड़ी ज्यादा फैंस बोलेंगे, वरना बाबर आजम तो चले जाएंगे, पाकिस्तान टीम के साथ आराम करेंगे। और सुहेल भाई ने बड़ा अच्छा यहाँ सवाल उठाया कि आपको पहले से पता था कि आपका मसरूफ सीजन है, आपको पहले से पता था कि आपके कौन कौन से सर्टेन प्लेयर्स हैं जो आपके रेड बॉल क्रिकेट के होंगे, तो आप उनको शुरू से ही आराम देते, या पहले ही कहते थे कि भाई सेकंड फेज में ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे फॉर चैंपियंस कप। तो ये किस तरह की प्लानिंग थी? ये सुहेल भाई का यहाँ पे सवाल बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने नुक्ता उठाया। ये सवाल जो है ना, ये किस किस्म की प्लानिंग थी? ये माशाल्लाह हमारा हर जब भी हम क्रिकेट की कोई बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा सवाल ज़रूर होता है कि ये प्लानिंग कैसी है। अब ये बताएं सुहेल के कैंप लगना है, कब लगेगा कैंप? और टीम अब आप पहुंच जाएगी, मतलब कब ज्वाइन करेंगे? ये थोड़ी सी कोच इधर ही हैं, तो ये इन एक्टिविटीज़ के हवाले से बताएं।
जी 30 को ये इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद कैंप स्टार्ट हो जाएगा। जेसन गिल्स्पी तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, और जो वाइट बॉल के थे कोच गैरी कर्स्टन, बड़ी मेहरबानी उनकी, वो 12-14 रोज़ के लिए आए थे और वो दोबारा वापस चले गए हैं और फिर दोबारा आएंगे और फिर उन्होंने जाना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ सिलेक्शन के वाले से मैं एक और थोड़ा सा बात करूँगा, शायद वो पॉइंट रह गया, वो ये है कि जी आपने विकेट कीपर में बड़ा एहतराम करता हूँ सरफराज अहमद का। नहीं तो बाकी मैचेस नहीं देखेंगे चैंपियंस कप के आगे के फाइनल मैचेस इनकी बात करें आप, गैरी कर्स्टन जी वो तो जा चुके हैं, वो परसों जब कनेक्शन, हम यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने बाकी मैचेस नहीं देखने थे इसके, आफ्टर ऑल उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़के इसी में से लेने हैं ना, होंगे ना। वो अब अपनी जिम्मेदारियां शायद सौंप गए हैं जेसन गिल्स्पी को, और मेरा ख्याल है जेसन गिल्स्पी भी अब तमाम मैचेस के लिए वहाँ पे दस्तयाब नहीं होंगे। अब टीम अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है और जेसन गिल्स्पी भी वहाँ मौजूद होते हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे चैंपियंस कप से ना सारों ने अपना हाथ और अपना इंटरेस्ट जो है वो उठा लिया है। नहीं, लेकिन हमने नहीं उठाया, हम उठाएंगे भी नहीं। That's besides the point. और हम फैजान को वापस नहीं आने देंगे। हाँ, ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन कल का मैच फैजान, साइम ने परफॉर्म्ड वेल इन यस्टरडेज मैच। जबरदस्त कारकर्दगी रही साइम की, और अच्छी बात यह कि साइम बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आया और उससे बात इस हवाले से हुई कि वो अपने आप को ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं। आगे जाके दो के बड़ा डिप्लोमेटिक से उन्होंने आंसर दिया कि बतौर क्रिकेटर मेरी जिम्मेदारी होती है कि जो रोल मिले, जो आमतौर पर सवाल के जवाब देते हैं क्रिकेटर को, जो रोल मुझे मिले। बट साइम को अगर हम प्रॉपरली पैक करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का वो एसेट बन सकते हैं। बैटिंग में भी बड़े फ्लैम्बॉयंस अंदाज में खेलते हैं वो, बॉलिंग में भी वो आके अपने पीएसएल में भी देखा, आपने कल भी देखा, और अलावा कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कि वो आके कहीं अपना छोटा मोटा किरदार अदा करके वो पार्टनरशिप ब्रेक करना या कहीं अपोनेंट को सरप्राइज करने वाला रोल प्ले कर सकते हैं। तो साइम कैन बी अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर फॉर अस। Time can be a very good utility player certainly for us. Thank you जी। और अब तो ये जो निकल गए हैं इसका तो कंप्लीट होगा ही। शुक्रिया फैजान लखानी एंड थैंक यू सुहेल भाई। Oh well, okay, moving on. अब ये हमें एक्चुअली मैसेजेस भी बड़े आ रहे हैं कि इस पे आप लोग ज़रूर बात करें। हमने बात तो की है, लेकिन कह रहे हैं और बात करें, होगा कि नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एमडी कैट का पर्चा लीक हुआ या नहीं, अब तक ये मुअम्मा बना हुआ है और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मौक़िफ़ है कि पर्चा लीक होने की बातों में कोई सदाकत नहीं है, कोई नहीं है। दे आर सेइंग इट डिडंट हैपन। दूसरी तरफ चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कराची डॉक्टर फारूक रऊफ का दावा है कि 15 से 16 लाख में पेपर दिखाया गया। इतने ज़्यादा 15 से 16 लाख में पेपर दिखाया गया? 58 लोगों के नंबर 190 से ज़्यादा हैं। यंग डॉक्टरों का कहना है कि आगा खान IBA या लम्स के ज़ेर एहतमाम टेस्ट कराए जाएँ। PMDC के सदर प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज के मुताबिक तहकीकात में पर्चा लीक होने के शवाहिद नहीं मिले, ऐसी बातें महज प्रोपेगेंडा हैं। डॉक्टर रिजवान ताज का कहना है कि पर्चा लीक होने के इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि पूरे मुल्क में सिर्फ कराची के यंग डॉक्टर्स ही पर्चा लीक होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि MD कैट के पर्चे के दौरान कराची में सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल रहा है। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने सोशल मीडिया पर MD कैट का लीक होने वाला पर्चा जारी करार दिया था। अब जरा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पर्चा नहीं हुआ लेकिन पर्चा वायरल भी है। नहीं, पर्चा जो वायरल है वो जाली है। वायरल है वो जाली है। शवाला असलम है हमारे साथ, बात तो ही नहीं है, उनसे पूछते हैं। शवाला, अब जिस दिन ये इम्तहानात हुए थे उसी दिन ये इल्ज़ाम सामने आ गया था कि पर्चा लीक हुआ है। पहले तो ये बता दें कि क्या कुछ होता रहा उस दिन, इम्तहानात लेने वालों का क्या मौक़िफ़ था, देने वालों का क्या कहना था? जी देखिए, मुल्क भर की तरह कराची समेत सिंध भर में संडे को जो MD कैट हैं वो कंडक्ट हुए। अब MD कैट के हवाले से जो पेपर लीक के हवाले से बातें हो रही हैं, तो माजी में भी हमने देखा है कि इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो सर्कुलेट करती हैं सोशल मीडिया पर। इस दफ़ा भी कुछ यूँ ही हुआ कि 12 बजे के बाद से जो एक लीक पेपर है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो खदशात हैं वो जाहिर किए गए पेरेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा खदशात जाहिर किए, और लेकिन वो पेपर की तस्दीक तभी होनी थी जब वाकई ये देखा जाता कि जो पेपर MD कैट में आया है
वो वही है लीक पेपर जैसा। तो हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस रहा पूरी रात, और उसके बाद जब पेपर हुआ 3 घंटे 3.5 घंटे के दौरानिया का, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स बाहर आए तो उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो पेपर था वो 70 to 80% उसी तरीके से मुशाबिहत रखता था लीक पेपर जैसे। अब यंग डॉक्टर एसोसिएशन का इसमें ये रोल था कि उन्होंने हमेशा से ये खदशात जाहिर किए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेपर वैसे ही हुआ जैसे लीक पेपर जैसा है तो हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। लेकिन हमने जब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने पूरे इस वाक़े को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो अफवाहें हैं महज। और पीएमडीसी से भी हमने जब इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि जो टेस्ट कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी थी वो डाउ यूनिवर्सिटी को दी गई थी, और उन्होंने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि एमडी कैट का जो पेपर है वो लीक पेपर जैसे ही उसमें सवाल आए। हाँ, बट शवाला ऑन दी अदर हैंड बुनियादी तौर पर ये इल्ज़ाम जो है वो कराची यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से आया है, जो कहते हैं कि उनके पास सबूत भी हैं। तो इस तंजीम का इस पूरे अमल से क्या ताल्लुक है, और अगर सबूत हैं तो मतलब वो क्यों वेट कर रहे हैं, किस फोरम का इंतज़ार है जिस पे वो ये सबूत दिखाएं, पेश करें? देखिए पेपर लीक के हवाले से यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो हमेशा से स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहा है, और पेपर से पहले ही उन्होंने ये खदशात जाहिर कर दिए थे कि माजी की तरह इस दफ़ा भी कुछ भी हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है। और हुआ वैसे ही कि स्टूडेंट्स ने बताया कि आधे से ज़्यादा पेपर जो था वो सिमिलर था। उसके बाद जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उनकी जानिब से हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फोरम्स पर ये चीज़ पेश की गई। उन्होंने एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी मुनक्किद की। उन्होंने ये बताया कि जो पेपर है वो इस तरीके से लीक हुआ है कि उससे काफ़ी मुशाबहत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली जो पूरा 80 to 90% है वो पेपर वही था जो लीक पेपर था। तो एक जानिब ये भी बताया जा रहा है कि DJFIA जो हैं उन्हें ये ख़त लिखा जा रहा है कि वो इस हवाले से इंक्वायरी भी करें, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि माजी में इसी तरीके से जो ये अफवाहें फैलती हैं, और फिर रिकंडक्ट भी हुआ। पिछली दफ़ा भी एग्ज़ाम जो थे वो री एग्ज़ाम्स हुए थे, और इस दफ़ा भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ यही मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने ये भी कहा है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी जाएंगे, वो मुकम्मल तौर पर एहतजाज का भी जो सिलसिला है वो शुरू कर देंगे। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि जो सबूत है वो उनके पास मौजूद है पेपर लीक के, और उनसे मुराद वही पेपर्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके पास वही कुछ पेपर्स हैं, और उनके पास एक एमडी कैट का वो भी पेपर है जो वाकई तौर पर उस जैसे लीक पेपर से मुशाबिहत भी रख रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट कोड्स होते हैं एमडी कैट पेपर में, तरतीब बदल सकती है लेकिन जो सवालात हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम भी थे। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ नहीं इनिशिएट की गई हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जानिब से तो मुकम्मल तौर पर एहतजाज का भी जो सिलसिला है वो भी शुरू करेंगे। अच्छा शवाला, यंग डॉक्टर्स के जो कंसर्न है वो अपनी जगह, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि इस तंजीम के भी दो धड़े हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। सो ये खुद ही इतने डिवाइडेड हैं, ये क्या करेंगे किसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो बुनियाद है वो तकरीबन 10 साल पहले रखी गई थी YDS सिंध की, लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 2 सालों से ये जो YDS सिंध है वो डिवाइडेड हो चुकी है, और ये 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई है, इसके 2 धड़े हो चुके हैं। और ये जो YDS सिंध एक है वो ये कहती है कि हम रजिस्टर्ड हैं, और जो दूसरी YD है वो रजिस्टर्ड नहीं है। लिहाजा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके कुछ सालों पहले तो ये एक ही YDA थी, लेकिन अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के आए कि ये डिवाइडेड हो गए। उसके बाद ही हमने देखा कि MD कैट पे जो दोनों YD हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, एक्टिवली काम कर रही है। जो एक YD है उन्होंने पहले ही खदशात जाहिर कर दिए थे, लेकिन हमने ये देखा है कि ये दोनों डिवाइडेड तो हैं लेकिन ये हमेशा एक कॉज के लिए बात ही करते हैं। जो डॉक्टर्स के, जो यंग डॉक्टर्स के मुतालबात हैं और जो फलाह बहबूद है उनके लिए काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये आपस में ही कुछ इनके मामलात इस तरीके के हैं कि ये कहते हैं कि हम चेयरमैन हैं और कोई दूसरा जो है YDA में वो चेयरमैन नहीं है। तो लिहाजा ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इनके आपस के हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज इनके आपस के हैं, लेकिन इनके रास्ते तो ज़रूर मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये एक कॉज के लिए बात करते हैं। थैंक यू। ऑलराइट शबाला, थैंक यू। अब्दुल्ला, आपको क्या लग रहा है, पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? ना मैंने पेपर दिया, हम जो हकाइक थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे। सो ये मौक़िफ़ है कि जी बास का कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये भी मौक़िफ़ है कि जो हुआ था लीक वो ऐसी फर्जी सा कोई पर्चा बनाया मतलब। हाँ, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि 80% वही था जो एक्चुअल आया। वैसे गेस्ट पेपर्स वगैरह में ऐसी चीज़ें होती हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस और वो सेम टू सेम हो ही जाता है। हाउएवर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने जब लोगों की कंप्लेंट्स आई है तो फिर डेफिनेटली इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बरस रहे हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल कि ये हो रहा है दुनिया में, जहाँ बाग अफराद की तादाद जो है
वो 570 से ज़्यादा हो गई है। 1800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं इसमें। और बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए हैं, ये भी खबर आई है। चीन और अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की, बैरूत छोड़ने की हिदायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब बहुत हुए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल के हक़ के जंग का दिफा करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक़ है कि उस पर दोबारा हमला ना हो। तो ये यकीनी बनाने के हक़ में आप 3 और मुल्कों पर मिसाइल फेंकना शुरू कर दें। और लबनान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब ने इसराइल लबनान जंग से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि बाइडन की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर उम्मीद अफ़ज़ा नहीं थी, इससे मसला हल नहीं होगा। फिर भी पुरुम्मीद हैं कि अमरीका वो वाहिद मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल सकता है, चूँकि वो इसराइल की शायद कंट्रोल कर ले। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। मतलब कि आफरीन है कि अमेरिका जो बेहतरी ला सकता है, जो कि इस सारी जंग जो है ये सब कुछ हो रहा है इसको बंद कर सकता है, बट दे आर चूजिंग नॉट टू डू दैट। सोचने वाली बात है ना। हाँ, कराची में होने वाला है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इसमें बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मेहमान हैं कुछ हमारे साथ। हमारे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि वाज़ेह किया उन्होंने कि पाकिस्तान के दुश्मन तरक्की का पहिया रोकने के लिए दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। वो इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि देरपा तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। इसके लिए हमारी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान, दाखिली सलामती कौमी पॉलिसी और अज़्म इस्तेकाम लॉन्च किए हैं। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है कराची में और बस एक दिन की दूरी पर है, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें परफॉर्म कर रहा है। इस पूरा महीना हमारे पास जितनी देर ये फेस्टिवल चलेगा, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर इस फेस्टिवल से लोग मौजूद होंगे, मेहमान होंगे जो अपना एक्ट, अपनी परफॉर्मेंस और अपने आर्ट के बारे में हमें यहाँ बताएंगे और हमारे थ्रू आपको बता रहे होंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सो यू कैन पिक एंड चूज वेयर यू वांट टू गो। इफ यू वांट टू गो टू ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स यू कैन। तो बहुत ही क्वालिटी परफॉर्मेंसेस जो हैं और जो प्लेस पेश किए जा रहे हैं उनका भी कोई मकसद है, देयर इज अ मैसेज बिहाइंड देम एज वेल। तो जी आज है जी सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड और ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसका काम खुदकुशी करने का इरादा रखने वालों को आखिरी खत या सुसाइड नोट जो होता है वो लिखकर देना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन ये एक सोशल ड्रामा है, डार्क कॉमेडी है और इसमें बहुत समाजी पैगाम है। समझने की ज़रूरत है लोगों को। इस सेटिंग के ज़रिए समझाने की गई है। क्या समझाने की कोशिश की गई है ये हम जानेंगे। रायान खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और फहद शेख हैं who is also acting in this, performing in this play। रायान आपसे बात स्टार्ट करते हैं। Tell us about it। ये एक तो डार्क कॉमेडी टाइप लग रही है क्योंकि कॉमेडी लिखा हुआ है लेकिन नाम ऐसा है और कहानी ऐसी लग रही है। आपने पहले ये किया हुआ है? जी, मैंने ये मार्च में इसके 5 शोज हुए थे T2F में। दी सेकंड फ्लोर एक जगह है, जी बिल्कुल, एक तरह का सॉफ्ट लॉन्च हुआ था वहाँ पर। और फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जब शुरू हुआ तो इत्तेफाकन लकी हैं हम कि यहाँ सेलेक्ट हो गया क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली 40+ कंट्रीज जब एक जगह आ रहे हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए आपने स्क्रिप्ट देना होता है, आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, क्या करना होता है? एक तो या आपने एंट्री देनी होती है? एंट्री देनी होती है, फिर आपको स्क्रिप्ट देना होता है। वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि आया मैयार पे उतर रहा है नहीं उतर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं तो उस हिसाब से उस चीज़ को करते हैं एनालाइज। तो लेकिन ऑब्वियसली एक तो मशहूरी तो हो ही गई होगी क्योंकि आपने अभी इसी साल की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन ये जरूर बताइएगा, वी डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिटन बाय एन अमेरिकन प्लेराइट। उस जब एक ड्रामे को आप वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए करते हैं, एक जबान भी बदल जाती है, तो उसको कितना आप आर्टिस्टिक लिबर्टी कितनी ले सकते हैं? कोशिश ये होती है कि किसी भी ज़बान से जब हम ट्रांसलेट करते हैं, आए वो उर्दू में या इंग्लिश में या किसी और ज़बान में, तो एसेंस ना मारे उस चीज़ की। बेशक अल्फाज चेंज हो जाए क्योंकि जाहिर सी बात है हम उर्दू फिर भी कहीं ना कहीं एक नई ज़बान है। अगर कंपेयर करें हम इंग्लिश से तो बहुत चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो हम उसकी एसेंस पकड़ के उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कोशिश ये की है कि कल्चरल थोड़ी सी चीज़ ये रखें कि जो यहाँ पर एक चीज़ है कि मर्दों के नाम थोड़े भारी रखे जाते हैं, इन्हों के मर्द भारी हो, हाँ ताकि मर्द स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, तो थोड़ा सा ये कोशिश की है कि बेशक नाम स्ट्रॉन्ग रखने से वो खुद मर्द स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो वो कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द बोल नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो यही मैसेज किया है कि जितने भी मर्द हैं उनकी सब बेसिकली
मेंस और मेल मेंटल हेल्थ बिल्कुल पे भी बहुत बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर मेंटल हेल्थ की वैसे तो हम तो कोशिश करते हैं कि ओवरऑल बात की जाए, लेकिन पता नहीं खवातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पे दी जाती है, तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेल मेंटल हेल्थ। फहद, आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार ये है कि मैं जो ये कंपनी है बेसिकली जो चाहती है कि डेथ नोट लिखें सब जाने से पहले, तो मैं उसको हेड कर रहा हूँ और वो कंपनी मैंने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि लोग जो भी आप इनोवेटिव आइडियाज़ देते हो। इनोवेटिव मैं चाहता ये हूँ कि मेरा मकसद ये है कि लोग मरें ज़्यादा से ज़्यादा, सुसाइड करें और लिख के जाएं, वजह पता हो कि क्यों मर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग बेसिकली क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक ये चीज़ है कि मर्द बोलते नहीं हैं और वो कुछ जाने से पहले वजह नहीं बताते, और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही लोगों को बोलते हैं कि बोलना मत, मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये चीज़ें आपसे नो नीड टू टेल बेसिकली कि क्या रीजनिंग थी। और मैं चाहता ये हूँ कि बस जाए कोई भी तो बता के जाए कि वो क्यों जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा ही ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है हमारी किसी भी सोसाइटी के लिए, लेकिन हमारे लिए भी। तो क्या आपने मेक श्योर की है कि बाय द एंड ऑफ इट जो ऑडियंस देखने आई हुई है उसको समझ आए कि एग्जैक्टली इसमें सटायर क्या था और क्या हो रहा था? हमने जब ये शो किए भी थे तो उस टाइम भी पहली कोशिश तो यही थी कि आखिर कुछ इस तरह का हो कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस पथराव करके चली जाए कि तो आप हमें खींच रहे हैं इसकी तरफ, सुसाइड की तरफ। लेकिन नहीं, जब लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट स्टोरी होगी। ये तो सिर्फ एक पहलू है कि एक ऑफिस है और वो इस तरह की चीज़ करता है, बट कहीं ना कहीं हर किरदार की एक बैक स्टोरी है कि ये करता है तो ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। और जितने भी किरदार है इसके अंदर जो कि मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, उनके सब डिफरेंट स्टोरीज है जो कहीं ना कहीं ऑडियंस से रिलेट करेगी। अच्छा आया मैंने देखा है अपने घर में, शायद ही किसी के साथ हुआ है और शायद वो नहीं बोल पाया। तो ये हुबहू कहानियां आपने ली हैं जो ओरिजिनल प्ले था, या इसमें पाकिस्तान की तो अपनी कहानियां है ना? हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, हमारी यहाँ तो एक और ही लेवल ऑफ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने पढ़ा तो चल रहा है, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी कि जो कॉमनैलिटीज लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुसाइड वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्लोबल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बाहर ज़्यादा होता है। इवन मेल मेंटल हेल्थ के पहलुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ग्लोबल कहीं ना कहीं, जिस तरह हमने कोविड में देखा, इवन कोविड के बाद हमने इस तरह की वीडियोज़ देखी जहाँ पर अल्लाह माफ़ करे जो मर्द हैं वो कूद रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने आया तो यार ये तो सेम प्रॉब्लम्स हैं। आया वो इसके साथ हो जो ये चला रहा है ऑफिस, या वो नासिर एक और किरदार है उसके साथ हो, उसके फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे थे, या इवन तैमूर जो 18 साल का एक बच्चा है उसके साथ हो कि वो पढ़ाई का कितना प्रेशर है उस पर। तो ये तो आई गेस ग्लोबल टॉपिक है। और ये बड़ी समझाने वाली बात है, ताकि जो ऑडियंस आई भी हुई है, एक तो हमारी बड़ी मैच्योर ऑडियंस हो चुकी है जो थिएटर गोइंग है, दे डू रियलाइज सटायर, मीनिंग, मैसेज, ये सारा वो उनको पता होता है और वो इसी हवाले से आते हैं। तो मिसकंस्ट्रू होना या मिसअंडरस्टैंड करने वाली तो कोई ऐसी गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन किस तरह बचाया भी जा सकता है, किस तरह अवेयर किया जा सकता है लोगों को कि अगर आपके घर में लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है। आई थिंक ये मैसेज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो दबाव है वो इसी पे है कि बात करना ज़रूरी है। एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और जाओ, किसी से ही बात करो। आया आप किसी हेल्थ सेंटर चले जाओ या अपने वालिदैन से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने अंदर मत रखो। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि पहले आप मार्च में कर चुके हैं, ये हूबहू वही होगा या कुछ आप हमेशा जरा सी चेंजिंग्स हैं, जरा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ जब किया T2F में तो एक्टर्स वही हैं, बस वो सेटिंग थोड़ी चेंज है। उस टाइम हमने किया था एक ही सेट के साथ, हमने डिफरेंट चीज़ें प्ले आउट करने की कोशिश की थी। इस बार आर्ट्स काउंसिल एक बहुत बड़ा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है कि अब इस बार थोड़ी और चेंज की हमने। और जाहिर है जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि अच्छा इसमें ये पंच लाइन डाली जा सकती है, सब कुछ डाला जा सकता है। इंटरेस्टिंग। तो कब पेश किया जा रहा है, प्लीज बताइएगा। ये हो रहा है 7 अक्टूबर को आर्ट्स काउंसिल में रात 8 बजे, और स्टूडियो 2 एक जगह आर्ट्स काउंसिल में, वो आप आएंगे किसी से पूछेंगे पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ा ही जबरदस्त अच्छी खासी कैपेसिटी वाला स्टूडियो है। एंड हाउ व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस? ये तकरीबन 1 आवर 45 मिनट्स का है। अच्छा, ये बाय द वे मैं ज़रूर पूछ लूँ, कुछ लोगों की ये ज़रा शिकायत होती है कि व्हेन यू हैव टू सिट एंड वॉच अ लाइव परफॉर्मेंस विदाउट एनी ब्रेक्स एंड स्टफ, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 घंटे बैठना। मेरे ख्याल से प्ले टू प्ले डिपेंड करता है कि अगर तो वो इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस को हुकअप किया हुआ है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को। तो फिर ये तो कमाल है कि बिल्कुल बिल्कुल हिल ना सके कोई बंदा। हमने इस तरह के प्लेस भी देखे हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वाबस्ता हैं थिएटर से, कि 1 घंटे का प्ले भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर हमने इस तरह भी देखे हैं जो शायद 2-2.5 घंटे के खेल में पता नहीं लगता यू वांट कि वो चले। एग्जैक्टली। तो आई रियली होप कि ऑडियंस को पसंद आए।
चलिए वी रियली होप टू एंड लग तो रहा है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ लक। सुनिए मैंने फहद से बात करनी है, एक लास्ट बात कुछ कहो यार, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक। मैं चाहता हूं कि आप आए, जरूर देखें प्ले, अच्छा प्ले और बहुत जबरदस्त है। बोले ये स्टेज पे बोले, मैं बोलूं और आप जरूर देखने आए। हम जरूर देखने आएंगे, आप लोगों के लिए ये हम तो जाएंगे ही जाएंगे, इंशाल्लाह वादा है। और ऑडियंस क्यों आएंगे आप उन्हें बता सकते हैं? ऑडियंस इसलिए आए बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बोलना, क्योंकि वो अपने अंदर रख के, मैं भी यही चाहता हूँ बेसिकली, प्ले में जो भी हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग बोलें और जो वो फील करते हैं, वो जो डेली लाइफ में जिस चीज से गुजर रहे हैं, अपने अंदर से बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं। Do you come across people as in your male friends जो you know you can see and you can tell कि they are going through something in life and they are not expressing वो it? बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि बस उस चीज़ को इग्नोर करें और आगे चलें। हाँ, वो एक हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि जी पी जाओ इस चीज को और इसके बारे में बात ना करो, और फिर हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि चीज खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद ही नहीं चीजें ठीक होती, यू हैव टू वर्क एट इट। बिल्कुल। तो गुड, ये जरूर देखें आप जाके, सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड 7th of October। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जी आपको साथ साथ याद दिला दें कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल है जिसके अंदर ये प्ले चल रहा है, और उसमें बहुत से और प्लेस, परफॉर्मेंसेज, डांसेस, म्यूजिक, so much is happening, a whole month of it. If you are in Karachi or if you are traveling to Karachi, तो ये ज़रूर आपने करना है, because दुनिया का कल्चर जो है वो इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आपको देखने को मिलेगा। So many performers are traveling from around the world to be in this. तो ये एक वर्थ इट चीज़ है जिसमें आप ज़रूर ये टॉपिक हमें बड़ा अच्छा लगा, मेन मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे ही मेंटल हेल्थ पे कितनी बात होती है हमारे यहाँ, और पर्टिकुलरली मर्दों की जहाँ बात आती है वो वैसे ही, जिनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई इतनी भी कोई वीकनेस दिखाए। बेचारा बेशक मर रहा हो अंदर से, लेकिन एक आपको सपोर्ट नहीं किया जाता कि आप अपने दिल की बात करें तो सही, और आधी से ज़्यादा बार तो जब आप बात कर देते हैं ना तो वो आपको रिलीफ हो जाती है कि एटलीस्ट वो बात निकल आई है। और अगर आप बात कर देते हैं तो उसका कोई ना कोई हल भी निकल आता है, वो भी हो जाता है। ओके, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, बट अब्दुल्ला आपने कुछ बताना है? हाँ भाई, स्पेनिश लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले में ला लीगा किसने, मैं आपको बता दें यार कि रियल मैड्रिड ने जीत लिया है, और देखें बस ये। Okay, so people who are interested in football, that is for you. In the meantime, we're going to see you tomorrow. Bye, have a great day.